नगर विकास मंत्री केवल नगर के एक मोहल्ले के विकास की बात करते हैं। वो नदी रोक करके सरकारी जमीन पर हनुमत धाम एक ट्रस्ट बनाते हैं। कहने के लिए वो ट्रस्ट है, लेकिन ऊपर व्यक्तिगत सहयोग की आवश्यकता थी। उसमें सबसे बड़ी अड़चन नगर विधायक में निश्चित ही कह सकते हैं कि नगर विधायक ने ईर्ष्या के कारण उस संस्था की प्रगति में हर कदम पर बाधा पहुंची। नगर के विधायक का कोई आरोप भी रहा है कि नगर से विधायक ने उनको काम करने नहीं दिया। और बिल्कुल ये उनका आरोप सही है कि नगर विधायक ने नगर से बाहर निकलकर पूरे जिले की राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखने के क्षेत्र में जिस संस्था ने काम किया, उस संस्था के प्रमुख को सार्वजनिक रूप से अपमानित और जलील करने की साजिश नगर विधायक के देखरेख में और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नवोदित नगर विकास मंत्री ने क्या कोई काम करा है? नगर विकास मंत्री तो वहां तक गए भी हैं, जिसका भी कोई उदाहरण नहीं। चुनावी चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद जी से, और उनसे जानते हैं क्या है चुनावी रणनीति और फिलहाल शाहजहांपुर से किसके पल्ले में जा रही है ये शाहजहांपुर से विधायक की सीट। सर बहुत स्वागत है आपका। सर पहले तो आप ये बताइए कि क्या लगता है इस बार आपको चुनाव में? शाहजहांपुर जनपद में 6 विधानसभा सीटें हैं। जी सर। और पिछले चुनाव में 5 बीजेपी को मिली थी। मुझे उम्मीद है जी सर कि एक जो बाकी रह गई है वो भी बीजेपी को मिलेगी। सर शाहजहांपुर से 8 बार विधायक रहे हैं भाजपा से, इस बार आपको क्या लगता है कुछ परिवर्तन होने वाला है? देखिए, शाहजहांपुर से लगातार चुनाव जीतने वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बाकी सीटों पर भी बीजेपी की विजय सुनिश्चित कराएं। जी। जहां तक नगर के 8 बार विधानसभा के चुनाव का परिणाम है, यहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होता रहा है। जी। तो क्या सर समाजवादी पार्टी की ओर से एक मुस्लिम प्रत्याशी हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक हिंदू प्रत्याशी हुआ करता था। जी। चुनाव के अंत तक विकास के, जनहित के, जनपद के प्रगति के, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के मुद्दे सब पीछे छूट जाते थे। जी। केवल जाति के एवं संप्रदाय के आधार पर चुनाव होता था, जिसका परिणाम एक व्यक्ति विशेष को मिलता रहा है अब तक। जी। हो सकता है कि अगर ध्रुवीकरण होगा तो इस बार भी उसको लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर जातीय ध्रुवीकरण नहीं हुआ जी तो ये सीट संकट में पड़ सकती है। शाहजहांपुर में जनता जो मेन मुद्दा लेकर बैठी है वो पहला तो है कि गाय सड़कों पर बहुत अधिक है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? शाहजहांपुर जनपद के पास खुटार ब्लॉक में विकास खंड में जी सर, वहाँ विधानसभा क्षेत्र में 400 एकड़ जमीन गौशाला की है। अगर सरकार चाहती जी तो उस गौशाला को इन गायों के रखरखाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। 400 एकड़ जमीन 4000 गायों के रखने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वहां अब भी 40 से ज्यादा गायें नहीं हैं, वो भी दुर्दशाग्रस्त है। उस जमीन को सरकारी अधिकारी अपने ढंग से उपयोग करते हैं और जनपद के प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मंत्री भी हैं जी, उन्होंने ये मुख्यमंत्री चाहते थे कि वो जमीन किसी एनजीओ को दिया जाए और गौशालाओं की जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। परिणाम यह है कि आज गाय समस्या बन चुकी है। एक ही समाधान उसका है कि गौशाला के लिए जो भी जमीन जहां भी छूटी हुई है, उस जमीन का उपयोग गौशाला के लिए किया जाए और गौरक्षा में जो संस्थाएं काम कर सकती हैं, कर रही हैं, उन संस्थाओं को वहां गायों के रखरखाव के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाए। दूसरा जो मुद्दा उठ रहा है सर युवाओं के लिए कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, क्या इससे लगता है आपको इस बार भी विधायक शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित ही कह सकते हैं कि नगर विधायक ने कोई काम नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में जिस संस्था ने काम किया, उस संस्था के प्रमुख को सार्वजनिक रूप से अपमानित और जलील करने की साजिश नगर विधायक
के देखरेख में और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नवोदित लोगों ने किया। शाहजहांपुर में मोक्ष आश्रम जी शिक्षा का एक हब बनकर खड़ा हुआ है। आज एक ही कैंपस में 5 महाविद्यालय हैं। जी उन महाविद्यालयों में 12,000 से के करीब छात्र हैं। जी ये प्रयास, इस प्रयास में नगर के विधायक का कोई योगदान नहीं रहा है। एक नए पैसे का योगदान नहीं। जो कुछ किया वो संस्था ने अपने बल पर किया, अपने संसाधनों से किया। लेकिन दिक्कत वहां आई जब संस्था ने अपनी योजना शासन के सामने रखी और एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपनी संपूर्ण संपदा देने का प्रस्ताव किया। ये प्रस्ताव शासन के सामने आए उसके पहले संस्था के प्रमुख के खिलाफ एक साजिश रची गई और एक गरीब ब्राह्मण परिवार की लड़की को इस्तेमाल करके उनके ऊपर चरित्रहनन का आरोप लगाया गया, उनको जेल भेजा गया। नतीजा ये हुआ कि जो विश्वविद्यालय अब तक अस्तित्व में आ चुका होता वो आगे नहीं बढ़ सका। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी जनपद में वर्ष 89 के पहले कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन वर्ष 89 में जब मोक्ष आश्रम जैसी शिक्षा संस्था ने काम करना शुरू किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे जिले में जहां पहले 3 महाविद्यालय थे, एसएस कॉलेज, जीएफ कॉलेज और आज महिला कॉलेज, वहां आज 56 कॉलेज खड़े हो गए। इतने कॉलेजों के होने के बाद भी शिक्षा के स्तर में सुधार जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। उसका कारण ये रहा कि शिक्षा की दुकानें ज्यादा खुली। शिक्षा को समर्पित और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो संकल्प होना चाहिए था वो संकल्प केवल मोक्ष आश्रम में दिखाई पड़ा, बाकी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन मोक्ष आश्रम को संकल्प पूरा करने के लिए जिस शासकीय सहयोग की आवश्यकता थी उसमें सबसे बड़ी अड़चन नगर विधायक बने और नगर विधायक ने ईर्ष्या के कारण उस संस्था की प्रगति में हर कदम पर बाधा पहुंचाई। फिर भी शिक्षा आज वो संस्था जनपद की अग्रणी, जनपद की नहीं रोहिलखंड की सबसे अग्रणी संस्था है। आज उसने कोई रोजगार परक शिक्षा का प्रावधान तो नहीं किया, लेकिन चाहे कॉमर्स हो, चाहे वो पीजी कक्षाएं हो, चाहे वो विधि की शिक्षा हो, उसके लिए जो प्रबंध किया उसमें आज भी वो शिक्षा संस्था प्रदेश में अग्रणी संस्थाओं में गिनी जाती है और रोहिलखंड विश्वविद्यालय में तो नंबर 1 पर गिनी जाती है। भाजपा में 5 साल विधायक रहे रोशनलाल वर्मा का सपा में शामिल होना क्या भाजपा के लिए कोई नुकसान दे सकता है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उससे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई भाजपा कर पाए ये हमारी शुभकामना है, लेकिन अब तक हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि रोशनलाल तिलहर विधानसभा के विधायक ही नहीं थे, बल्कि वो गांव और गरीब किसानों के एक संघर्षशील व्यक्ति थे और उनको हर समय काम करने नहीं दिया गया, जिससे तंग आकर परेशान होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनका ऐसा आरोप भी रहा है कि नगर से विधायक ने उनको काम करने नहीं दिया। और बिल्कुल ये उनका आरोप सही है कि नगर विधायक ने नगर से बाहर निकलकर पूरे जिले की राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश की। परिणाम ये हुआ कि जिले की पूरी राजनीति आज विपक्ष के प्रतिपक्षी दलों के हाथ में पहुंच गई। नीरज मौर्य को उन्होंने जलालाबाद में उन्होंने ही ज्वाइन कराया था, लेकिन वो चुनाव के ठीक पहले यहां छोड़ के चले गए। इस तरह से जो लोग कल तक भाजपा के विरोधी थे, भाजपा के शासन आने के बाद नगर विधायक ने उन सबको भाजपा में ज्वाइन कराया, लेकिन चुनाव आने पर या तो खिसक गए या उनको इस लायक नहीं समझा गया कि दोबारा उनको मौका दिया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा छोड़ना क्या इससे भी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने स्वार्थों के कारण आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी दल में टिक कर नहीं रहे हैं।
जब तक सत्ता रहती है तब तक उसके साथ में रहते हैं। जी जब उनको उनके हाथ में से सत्ता निकलती दिखाई पड़ती है या लगता है कि सत्ता का लाभ वो नहीं ले पाएंगे, जी तब वो खिसक कर दूसरे दल में चले जाते हैं। शामिल होना एक अच्छा संकेत है। ये माना जाना चाहिए कि तथाकथित समाजवाद के नाम पर पलता हुआ परिवार जो आज पूरे प्रदेश के संसाधनों का दोहन करता था, बाप बेटा मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश के आर्थिक और राजनीतिक अवसरों का लाभ अपने परिवार और अपने घर के पक्ष में लेते थे, उसको तोड़ने का काम अपर्णा ने किया है। अपर्णा के साहस को सलाम करना चाहिए कि उसने परिवार के इस शोषणवादी समाजवाद को जी धक्का लात मार दिया और राष्ट्रवादी बीजेपी के साथ खड़ी होकर उसने मोदी और योगी के साथ सहयोग किया। क्या लगता है सर आपको, इस बार भी योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? योगी जी मुख्यमंत्री नहीं, योगी जी जितनी सीटें लेकर जी 2014 में, जी 2017 में, 2019 में जी जितनी सीटें भाजपा लेकर आई थी, जी उससे कहीं अधिक सीटें लेकर योगी का यह चुनाव जी उनको वो सत्ता में है, सत्ता में रहेंगे। शासन का रास्ता उनका कोई रोक नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, पहली बार प्रदेश की एक सरकार बनी जी जो गरीबों की सरकार थी, जी साधनहीन लोगों की सरकार थी, निर्धन लोगों की सरकार थी, महिलाओं की सरकार थी, युवाओं की सरकार थी। जी वे सभी लोग अब उस सरकार को वापस लाना चाहते हैं। ये वही सरकार है जी जिसने बरसों के राम मंदिर के संघर्ष को समाप्त किया और राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। जी ये वही सरकार है जिसने काशी विश्वनाथ की गलियों में कैद भगवान विश्वनाथ को मुक्त किया और कॉरिडोर बनाकर वहां तक सबका अप्रोच सुनिश्चित कराया। जी ये वही सरकार है जिसने महिलाओं को तलाक के अभिशाप से मुक्त किया। ये वही सरकार है जिसने कोरोना काल में घर घर में 20-20 किलो का राशन पहुंचाकर जी लोगों को भूखमरी से बचाया। ये वही सरकार है जो मिड डे मील के नाम पर दिया जाने वाला भोजन, जी जब कोरोना काल में ये संभव नहीं हुआ तो विद्यार्थियों के खाते तक धन पहुंचाया। आज विद्यार्थियों के लिए सर्दी में उनके कपड़े तक के लिए पैसे उपलब्ध कराए। सड़कों का मामला हो, आज ये है शाहजहांपुर जी जो प्रयाग से जी 8 घंटे की दूरी पर था, दिल्ली 10 घंटे की दूरी पर थी। जी गंगा एक्सप्रेस बना करके जी वो न केवल दूरियां कम की दिल्ली और प्रयाग की, जी बल्कि गंगा के किनारे बसे हुए उन तमाम लोगों को जी जिनकी जमीनों का अधिग्रहण हुआ है, जी उनको करोड़ों का फायदा पहुंचाया। मतलब सर्किल रेट से 6 टाइम जी 6 बार का पैसा दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाया। जिन जमीनों से कुछ भी पैदा नहीं होता था, उन जमीनों की भारी कीमत देकर जमींदारों को रोजगार का अवसर दिया। उनको जो पैसे मिले उससे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। दूसरा, गंगा एक्सप्रेस के जो किनारे के गांव हैं, जी वे जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें छोटे छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के हिस्से बन सकते हैं। जी उनका उत्पाद, उनका प्रोडक्ट अब दिल्ली और बड़े शहरों तक आसानी से पहुंच सकता है। जी सर, तो फिर इस बार आपको लगता है कि ऐसे ही जी देखिए, शहीदों का गांव जी नवादा दरोबस्त जी एक उपेक्षित गांव था। जी बरेली और पीलीभीत की सीमा पर स्थित शाहजहांपुर का ये गांव लोग जानते भी नहीं थे। वहां जाने के लिए जी लोगों को बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ता था। जी आज वहां तक पक्की सड़क है। उस गांव का विद्युतीकरण, जी उस गांव में राजकीय इंटर कॉलेज, जी उस गांव में राजकीय हॉस्पिटल, जी उस गांव में पीने के लिए पानी की टंकी, जी उस गांव में राजकीय पशु अस्पताल। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि उस शैक्षिक दृष्टि से उस पिछड़े क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय जी की स्थापना की। इस तरह शहीदों के प्रति ये सारा काम किसने कराया सर? ये सारा काम योगी के नेतृत्व में हुआ, योगी के आने पर हुआ। अच्छा अच्छा वहां
जो रोशन सिंह की प्रतिमा लगी जी वो वर्ष 89 में मैंने अपने खर्चे से लगवाई थी। जी। किसी सरकार ने या किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। नगर विकास मंत्री ने क्या कोई काम करा है? नगर विकास मंत्री तो वहां तक गए भी हैं, जिसका भी कोई उदाहरण नहीं है। अच्छा अच्छा। नगर विकास मंत्री जी। केवल नगर के एक मोहल्ले की विकास की बात करते हैं। वो नदी रोक करके सरकारी जमीन पर हनुमत धाम एक ट्रस्ट बनाते हैं। कहने के लिए वो ट्रस्ट है, लेकिन ऊपर व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्ति अधिकार उनका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी हमारे साथ थे पूर्व गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद जी। उन्होंने गृह राज्य मंत्री, पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद जी। फिलहाल और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।